चैनल अलका क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज भी कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों, अगर एक बार ये टाइम चला जाएगा तो दोबारा से वापस नहीं आएगा। तो ये सोच के कि हम अपने टाइम का यूटिलाइज अच्छे से करेंगे, बहुत ही ईमानदारी से आपको स्टडी करनी है। और ये आपका बहुत ही पीक टाइम चल रहा है, तो इसको वेस्ट नहीं करना है। Now, in today's video, I will explain Hornbill's fourth chapter, Landscape of the Shore. Landscape of the Shore. Here, landscape means everything you can see when you look across a large area of land. Written by the writer Nathalie Troy. She was art historian. Now, I will tell you about the chapter, whatever the writer wants to say in this chapter, what message he wants to convey through this chapter. Students, the chapter is about how different the Chinese art form is from the European art form. यहाँ पे दो आर्ट डिस्क्राइब की गई इस चैप्टर में, एक चाइनीज आर्ट एंड सेकंड वन इज यूरोपियन आर्ट। दोनों कैसे डिफरेंट हैं वो इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। The writer uses two stories to make a contrast. यूरोपियन आर्ट, अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखना इसको। यूरोपियन आर्ट इज अबाउट रिप्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल व्यू, वेयर एज चाइनीज आर्ट, जो यूरोपियन आर्ट है वो क्या डिस्क्राइब करती है, वो रियलिटी को डिस्क्राइब करती है, वो इनर वॉइस को डिस्क्राइब करती है। यूरोपियन आर्ट है वो, whereas Chinese art is about not creating a real landscape. जो चाइनीज आर्ट है उसमें एक लैंडस्केप को डिस्क्राइब किया है, एक लैंडस्केप को ड्रॉ किया है जो कि रियल नहीं है। चाइनीज आर्ट है उसमें आउटर अपीयरेंस पे ध्यान दिया गया है, लेकिन जो यूरोपियन आर्ट है उसमें इनर अपीयरेंस पे ध्यान दिया गया है। ये इनमें मेन डिफरेंस है। चाइनीज आर्ट इज द आर्टिस्ट स्पिरिचुअल। चाइनीज आर्ट में क्या बताया गया है, आर्टिस्ट स्पिरिचुअल एंड इनर वॉइस, वेयर यू कैन ट्रेवल फ्रॉम एनी पॉइंट एंड इट लेट्स द व्यूअर क्रिएट ए पाथ फॉर देयर इमेजिनेशन। जो चाइनीज स्टोरी है उसमें कोई भी जो रीडर है, व्यूअर है, जो व्यूअर है उसमें वो किसी भी एंगल से उस स्टोरी में, उस पिक्चर में एंट्री कर सकता है, वो उसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी एंगल से देख सकता है। लेकिन यूरोपियन जो स्टोरी है उसमें ऐसा नहीं है। नाउ कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट, वू दाओजी। वू दाओजी, ही वॉज ए फेमस चाइनीज पेंटर, ही वॉज ए मास्टर पेंटर। नेक्स्ट इज कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी। Confucius and Zhuangzi, they were Chinese philosopher. Quentin Matsys. Quentin Matsys, he was a master blacksmith. Later, he became a famous painter. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट गिवन है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी। वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी क्या है। तो ये क्या है कि इट मीन्स सेंचुरी इज ए चाइनीज कॉन्सेप्ट। सेंचुरी है वो एक चाइनीज कॉन्सेप्ट है। बच्चों, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी है तो इसको ध्यान से देखना है। सेंचुरी इज ए चाइनीज कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट, ये आर्ट का चाइनीज कॉन्सेप्ट है सेंचुरी, विच मीन्स माउंटेन वाटर। इट इज यूज्ड टुगेदर टू रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। द टू कंप्लीमेंट्री पोल्स, वो टू पोल्स कौन से हैं, यिन एंड यांग। यिन यहाँ पे फीमेल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और यांग है वो मेल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। कंप्लीमेंट्री पोल्स यिन एंड यांग ऑफ एन इमेज रिफ्लेक्ट द दाओइस्ट व्यू। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी। नाउ आई विल टेल यू समरी ऑफ द चैप्टर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक वंडरफुल टेल है वो डिस्क्राइब की गई है, और वो टेल है एक पेंटर के बारे में।
उस पेंटर का नाम है वू दाओजी, जो कि ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वू दाओजी। वंडरफुल टेल है, वू दाओजी के बारे में है। वू दाओजी एक फेमस चाइनीज पेंटर थे और ये 8th सेंचुरी में रहते थे। मीन्स ये स्टोरी कब की है, ये 8th सेंचुरी की स्टोरी है। उस टाइम पे क्या हुआ, एक तांग एम्परर जुआंगजोंग, ये तांग एम्परर जुआंगजोंग होते हैं, वो इस फेमस पेंटर को ऑर्डर देते हैं कि उसके पैलेस की एक वॉल को डेकोरेट करने के लिए वो एक पेंटिंग बनाए। तो उस किंग के एम्परर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पेंटर होते हैं वू दाओ जी, वो एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाते हैं लैंडस्केप की। तो पेंटिंग लैंडस्केप की होती है और ये उनकी लास्ट पेंटिंग होती है लैंडस्केप की, जिसमें वो नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। उसमें वाटरफॉल्स भी होते हैं उस ड्राइंग में, हिली एरिया होता है और फॉरेस्ट भी होते हैं। मीन्स पूरा लैंडस्केप उसने डिस्क्राइब कर रखा है और वो पेंटिंग बहुत ही अच्छी होती है। अब पेंटर है वो क्या करता है, उस पेंटिंग को लेके आता है और उसको एक स्क्रीन के पीछे हाइड कर देता है, इसलिए कि उस पेंटिंग को एम्परर के अलावा कोई और ना देख सके। अब जब एम्परर आता है तो उस टाइम पे पेंटर है वो अपनी पेंटिंग को एम्परर को दिखाता है, एम्परर जुआंगजोंग उनको दिखाता है। तो एम्परर है वो काफी देर तक उस पेंटिंग को देखता रहता है, उसकी ब्यूटी से बहुत इम्प्रेस होता है कि कितने अच्छे से उस पेंटर ने उसको पेंट कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है। अब जो किंग है, एम्परर है, वो उसके आउटर अपीयरेंस को देखता है, लेकिन जो आर्टिस्ट है वू दाओजी पेंटर है, वो ये चाहता है कि जो वीवर है, जो एम्परर है, वो माइंड में जो उस पेंटिंग के अंदर एंट्री करे, उसका जो इनर अपीयरेंस है उसको भी देखे। अब वो ये कहता है किंग से कि यहाँ पे बॉटम में जो हिली एरिया है, वहां पे बॉटम में एक स्प्लिट रहती है, ऐसा बताता है पेंटर उसको, वू दाओजी एम्परर को। तो एम्परर वहां पे देखता है तो वहां पे एक केव होती है उस पेंटिंग में, नीचे बॉटम में। तो वो दाऊ जी कहता है कि वो बताएगा उसको, उसके अंदर जाके किंग को दिखाएगा कि वहां पे क्या है। और वो दाऊ जी है वो क्लैप करता है और क्लैप करते ही डोर, केव का डोर है वो ओपन हो जाता है और पेंटर उसमें एंट्री कर जाता है और वहां पे देखता है किंग कि बहुत ही अच्छी ब्यूटी है, वो अपने वर्ड्स में उस ब्यूटी को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, इतनी अच्छी ब्यूटी है। वो उससे बहुत इम्प्रेस होता है। अब इससे पहले कि एम्पर कुछ भी कह पाता, जो डोर होते हैं केव के वो क्लोज हो जाते हैं और जो पेंटिंग है वो एकदम से वहां से डिसअपियर हो जाती है। और उसके बाद जो पेंटर था वो दाऊ जी, उसको भी नहीं देखा गया, मतलब यह है कि वो भी पेंटिंग के साथ साथ डिसअपियर हो गया। अब यहाँ पे द डिसअपियरेंस ऑफ द पेंटिंग फ्रॉम द वॉल सिग्निफाइज द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल इनर वर्ल्ड। अब चाइना में इस टाइप की स्टोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा है और चाइना में इस टाइप की जो स्टोरी है वो क्लासिकल एजुकेशन में एक वाइटल रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पे दो फिलोसोफर गिवन है, कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी। कन्फ्यूशियस और जुआंगजी ये दोनों चाइनीज फिलोसोफर थे। अब इनकी जो बुक्स हैं वो इस टाइप की स्टोरी से बिल्कुल भरी हुई थी और इस टाइप की जो एजुकेशन है वो वहाँ के टीचर्स की हेल्प करती है कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सही गाइडलाइन दे। मीन्स इस टाइप की एजुकेशन है वो एक टीचर को, एक बच्चे को सही गाइडलाइन देने में हेल्प करती है। अब एक और चाइनीज स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। वो चाइनीज स्टोरी ये होती है कि एक फेमस पेंटर होता है, वो पेंटर एक ड्रैगन को पेंटिंग करता है और लास्ट में वो ड्रैगन की आई, आंख को ड्रॉ नहीं करता, उसे ये डर लगता है कि जो अगर वो आंख को ड्रॉ करेगा तो ड्रैगन देख लेगा और यहाँ से वो उड़ जाएगा। मीन्स ये सोच के वो उसको, उसकी आईज को ड्रॉ नहीं करता। अब 15th सेंचुरी, अब यहाँ पे दूसरी स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है, यूरोपियन स्टोरी को। अब तक ये स्टोरी कौन सी थी, चाइनीज स्टोरी। अब यहाँ पे राइटर डिस्क्राइब करेगा यूरोपियन स्टोरी को। यूरोपियन स्टोरी में क्या होता है, ये 15th सेंचुरी की स्टोरी है, वो स्टोरी थी 8th सेंचुरी की, ये है
15th सेंचुरी की। 15th सेंचुरी में एंटवर्प में एक फेमस मास्टर ब्लैकस्मिथ होता है, मास्टर ब्लैकस्मिथ, जो कि क्वेंटिन मैट्सिस होता है। ये एक मास्टर ब्लैकस्मिथ है और ये एक पेंटर की डॉटर से लव करता है, वो उसे मैरी करना चाहता है, लेकिन जो पेंटर है वो इसे अपने एज ए सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इसका प्रोफेशन है वो क्या है, ये एक ब्लैकस्मिथ है, तो वो इसको इस प्रोफेशन के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो मैरी से मना कर देता है पेंटर। तो एक दिन क्या होता है कि जो क्वेंटिन मैट्सिस है ये उस पेंटर के स्टूडियो में एंट्री कर जाता है चुपके से, बिना नोटिस हुए, और वहां पे जाके वो उसके लेटेस्ट पैनल मीन्स स्क्रीन, लेटेस्ट पैनल पे एक फ्लाई ड्रॉ कर देता है, फ्लाई मीन्स मक्खी, वो ड्राई कर देता है, और जो फ्लाई होती है वो बिल्कुल ही रियलिज्म होती है, बिल्कुल रियल लगती है। और जब पेंटर उस फ्लाई को देखता है तो वो उसको स्वेट अवे मीन्स उड़ाने की कोशिश करता है कि मक्खी उड़ जाए, लेकिन जब उसे बाद में पता चलता है कि ये तो रियल फ्लाई नहीं है, इसको ड्रॉ किया गया है, तो ये मास्टर ब्लैकस्मिथ से इम्प्रेस होता है, उसको बुलाता है और एज ए ट्रेनी अपने स्टूडियो में रख लेता है। इतना ही नहीं, वो अपनी डॉटर की मैरी भी उससे करवा देता है, और बाद में क्वेंटिन मैट्सिस एक फेमस पेंटर भी बनते हैं। ये होती है हमारी यूरोपियन स्टोरी। अब जो यूरोपियन स्टोरी है इसमें जो एक आर्टिस्ट है वो ये चाहता है कि उसकी आईज ली जाए, और जिस तरीके से वो एक पेंटिंग को ड्रॉ करता है, देखता है, उसी तरीके से व्यूवर्स भी उसकी पेंटिंग को देखे। वो ये चाहते हैं कि उसकी आईज को बोरो किया जाए, अपने कि उसकी स्टोरीज में माइंड को एंटर किया जाए, कि बहुत ही अच्छे से उसकी स्टोरी पे ध्यान दिया जाए। जबकि चाइनीज स्टोरी थी उसमें क्या था, जो आउटर अपीयरेंस थी उस पर ध्यान दिया गया था। पेंटिंग चली गई थी, डिसअपियर हो गई थी वॉल से, लेकिन जो आर्टिस्ट था वू दाओ जी वो भी डिसअपियर तो हो गया था, लेकिन जो वो मैसेज कन्वे चाह रहा था, मैसेज कन्वे करना चाहता था, वो मैसेज उसने कन्वे कर दिया। और उस स्टोरी में क्या होता, उस स्टोरी में क्या था कि कोई भी व्यूअर है वो किसी भी एंगल से एंट्री कर सकता है, लेकिन यूरोपियन जो स्टोरी है उसमें ऐसा नहीं है, यूरोपियन पेंटिंग में ऐसा नहीं था, उसमें सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू था। अब ये बताया गया है कि जो मैन है वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और जो मैन की प्रेजेंस है इस अर्थ पे वो भी बहुत ही, इसे राइटर बताते हैं कि एक फ्रेंच पेंटर होते हैं, फ्रेंच पेंटर जिनका नाम होता है जीन बफेट। उन्होंने 1940s में एक कॉन्सेप्ट से हमें इंट्रोड्यूस करवाया, और उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है आर्ट ब्रूट या फिर रो आर्ट, और यू कैन से आउटसाइडर आर्ट। अब ये आउटसाइडर आर्ट क्या होती है, आउटसाइडर आर्ट इज द आर्ट मेड बाय अनट्रेंड आर्टिस्ट। अनट्रेंड आर्टिस्ट हैं वो इसको बनाते हैं। आर्ट ब्रूट और रो आर्ट is a type of art made by people who are not professional, but they create an art piece with their own depth and understanding। इसमें जो आर्टिस्ट होते हैं उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, उसके बाद भी ये बहुत अच्छी आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट आउटसाइडर आर्ट, रो आर्ट या आर्ट ब्रूट का। अब जो नेकचंद है वो इस आर्ट के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। तो ये आपका क्वेश्चन भी है कि हु इज जीनियस अनट्यूटर्ड। तो जीनियस अनट्यूटर्ड कौन थे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, नेकचंद है, वो जीनियस अनट्यूटर्ड है। कैसे, नेकचंद, आई थिंक आपने नेकचंद का नाम तो सुना होगा। अगर आप कभी चंडीगढ़ घूमने गए हो तो आपने वहां पे देखा होगा एक रॉक गार्डन है जो कि चंडीगढ़ में बहुत ही फेमस है। ये एंड रॉक गार्डन इज क्रिएटेड बाय नेकचंद। नेकचंद ने इनको इस रॉक गार्डन को बनाया था, एंड ही वाज अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड पैराडाइज कॉल्ड द रॉक गार्डन एंड इट इज इन चंडीगढ़।
नेकचंद क्या करते हैं कि पैच ऑफ जंगल, जो जंगल है उसका एक थोड़ा सा एरिया है उसको साफ करते हैं, और साफ करने के बाद उसको अपनी आर्ट से वो एक नया फॉर्म देते हैं, और अपनी आर्ट में वो वेस्ट मटेरियल का यूज करते हैं। स्टोन है या फिर ब्रोकन पीसेज ऑफ थिंग्स जैसे कि बैंगल्स है या फिर कोई और ब्रोकन आइटम है, उनका वो यूज करते हैं। उसमें लगभग सारा वेस्ट मटेरियल यूज हुआ है और रो कलर उसने बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। नेकचंद के पास कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने अपने टैलेंट को प्रूव किया और एक बहुत ही अच्छी आर्ट बनाई जो कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नाम से फेमस है। बहुत से लोग वहाँ पे घूमने आते हैं, उनकी आर्ट को अप्रिसिएट करते हैं। इवन ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। तो ये होता है लास्ट क्वेश्चन हमारा कि अनट्यूटर्ड जीनियस कौन है और कैसे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ओबियसली नेकचंद है, वो अनट्यूटर्ड जीनियस है। तो जो आर्ट होती है उसके लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि हमारे पास फॉर्मल ट्रेनिंग हो, ऐसा नहीं है। अगर टैलेंट है तो हम भी एक आउटसाइडर आर्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकते हैं, उसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों आपके इस चैप्टर की समरी ओवर होती है। तो आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर को पढ़ के देखना, जो क्वेश्चन है उनको खुद फाइंड आउट करके देखना। अगर प्रॉब्लम होती है, नहीं फाइंड आउट कर पाते हो या कुछ समझ नहीं आया है तो मुझसे पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।